What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, चेस यानी शतरंज का खेल अपने आप में एक अलग दुनिया है। ऐसी दुनिया जहां ब्लैक और व्हाइट पीसेस के बीच प्रभुत्व की जंग लड़ी जाती है। ऐसी जंग जहां कोई मोहरा सीधी तो कोई मोहरा टेढ़ी चाल चलता है। लेकिन सबके बीच अंत तक ये बात समझ नहीं आती कि आखिर इस शतरंज के खेल में जीत किसकी होगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शतरंज में कभी भी एक प्यादा भी खेल का रुख पूरी तरह बदल सकता है। अगर हम गौर से देखें तो पॉलिटिक्स भी शतरंज के खेल की ही तरह है। इसमें हर समय चेस की ही तरह कुछ माइनर तो कुछ मेजर चालें एक साथ चली जा रही होती हैं, जिनके बीच कभी कभी समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इस गेम का एंड रिजल्ट क्या होगा। यहाँ तक कि कभी कभी राजनीति को समझना शतरंज के खेल को समझने से भी ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि जहाँ एक और शतरंज में काले और सफेद का अंतर साफ होता है तो वहीं राजनीति में यह अंतर कभी भी खत्म हो जाता है, जिससे समझ ही नहीं आता कि आखिर कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। अब आप महाराष्ट्र के स्टेट पॉलिटिक्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां 2019 के स्टेट इलेक्शन के बाद से ही ये गेम हर पल बदल रहा है, जिसमें कभी बीजेपी और एनसीपी फैक्शन भारी पड़ते दिख रहे थे तो कभी एकदम से गेम उलटकर एनसीपी ने शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस बना लिया। लेकिन देखते ही देखते एक बार फिर गेम उल्टा और शिवसेना के एक फैक्शन ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। जबकि आज फिर एक नई बाजी देखने को मिल रही है, जहां एनसीपी का एक फैक्शन एक बार फिर अपना खेमा बदल चुका है, जिसके चलते एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा उलटफेर हुआ है जिसे देखकर जहां एक और कुछ लोगों को 2019 को याद करते हुए डेजा वू जैसी फीलिंग आई, तो वहीं दूसरी ओर इस पॉलिटिकल मम्बल जम्बल के पूरे एपिसोड ने बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को एक बार फिर इस उधेड़बुन में डाल दिया है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उस ऑनगोइंग एपिसोड की जिसमें शरद पवार लेड एनसीपी से निकलकर बीजेपी लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शामिल हुए अजीत पवार ने महाराष्ट्र की सियासत में ही खलबली मचा दी। और खलबली भी ऐसी कि अभी कुछ दिन पहले ही अपकमिंग जनरल इलेक्शंस के लिए एनडीए से लोहा लेने के लिए विपक्ष को एकजुट करते दिखाई दे रहे शरद पवार आज अपने और पराये का भेद ही नहीं कर पा रहे। नतीजा ये है कि जैसे कुछ समय पहले ऐसे ही उलझन में उलझकर उद्धव ठाकरे ने अपना ताज खोया था, वैसे ही इस बार शरद पवार भी अपनी ही पार्टी में बेताज होते नजर आ रहे हैं। मगर ताज्जुब की बात यह है कि जहां एक और कुछ एक्सपर्ट्स इस सब के लिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के एक नए फेज को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस और उसके बिछाए शतरंज के खेल के डार्क नाइट से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो क्या है इस पूरे खेल की सच्चाई? क्या यहाँ पर शरद पवार से शतरंज की चालों को समझने में गलती हुई है, या फिर उन्हीं का एक प्यादा 8 घर की चाल चलकर वजीर बन चुका है, और वजीर भी ऐसा जो अब उन्हीं के काबू में नहीं है? आइए आज हम इसी खेल को समझने का प्रयास करते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो डार्क नाइट कौन है, जिसके बारे में बात तो राजनीति में हर कोई कर रहा है लेकिन उसका सामना कोई नहीं करना चाहता। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 10 जुलाई को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, ये तो महाराष्ट्र की स्टेट पॉलिटिक्स में चल रही ये उठापटक जल्दी समाप्त होती नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन इसके पीछे के कारणों की पड़ताल करने से पहले आइए हम इस केओस के घटनाक्रम को ब्रीफ में समझ लेते हैं। नवंबर 2019 में बीजेपी के साथ अलायंस फॉर्म करके इलेक्शन लड़ने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी से अलायंस तोड़ लिया। यहाँ शिवसेना की ओर से इस बात का दावा किया गया कि चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी सौंपने का वादा किया गया था, जो अब
पूरा नहीं किया जा रहा। लेकिन एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब शिवसेना से हाथ घसीटते हुए स्टेट में एनसीपी के अजीत पवार के सपोर्ट से बीजेपी की गवर्नमेंट को स्थापित करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई, जिस कड़ी में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी गई। मगर इस बीच एक खबर आई कि एनसीपी लीडर शरद पवार को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही अजीत पवार द्वारा बीजेपी से अलायंस घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद जब फ्लोर टेस्ट की बात आई तो ये बीजेपी और एनसीपी का अलायंस अपने आप बिखर गया। नतीजा ये हुआ कि फ्लोर टेस्ट के पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिवसेना ने शरद पवार लेड एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सत्ता स्थापित की और इस बार उद्धव ठाकरे को सीएम और अजीत पवार को एक बार फिर डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन इस पूरे एपिसोड के बीच ये बात उठाई जाती रही कि एनसीपी के अंदर शरद पवार और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मगर फिर भी ये सरकार 2.5 साल तक चली। फिर वक्त आता है जून 2022 का। महाराष्ट्र की स्टेट पॉलिटिक्स में एक बड़ा उलटफेर एक बार तब देखने को मिला जब शिवसेना के एक सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से निकलकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। उनका कहना था कि वो शिवसेना के एनसीपी से हाथ मिला लेने की वजह से उसे छोड़ रहे हैं। यही नहीं, शिंदे के साथ साथ शिवसेना से नाराज 40 एमएलए भी बीजेपी के कैंप में आ गए। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई और इस बार सीएम पद पर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम के लिए बीजेपी के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। जुलाई 2022 में हुए फ्लोर टेस्ट में इस अलायंस ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। इसके बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट कर दिया गया। अप्रैल 2023 महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट को स्टैब्लिश हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि ऑपोजिशन में बैठी एनसीपी में एक और इंटरनल चेस प्ले शुरू हो गया। असल में अप्रैल 2023 में मुंबई में हुई एनसीपी मीटिंग में अजीत पवार शामिल नहीं हुए। इसी बीच अजीत पवार ने कुछ और एनसीपी गैदरिंग से भी किनारा किया, जिसके बाद से ही उनके फ्यूचर पॉलिटिकल मूव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। साथ ही अजीत पवार की ओर से पीएम मोदी और आरएसएस के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स और स्पीचेस भी देखने को मिली, जिसके चलते एनसीपी में ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद अजीत पवार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। मगर इन रूमर्स के बीच अजीत पवार खुद इस बात पर जोर देते हैं कि वो एनसीपी में ही बने रहेंगे। मई 2023 मई आते आते शरद पवार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो एनसीपी के प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। ऐसे में एक बार फिर ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद ये सब कुछ अजीत पवार को पार्टी की कमांड सौंपने के लिए किया जा रहा है। शरद पवार के इस ऐलान के साथ ही अजीत पवार के बयान भी सामने आने लगे, जिन्हें देख के ऐसे लगता था कि वो खुद को ही इस पद के लिए आगे रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स में शरद पवार ने रेजिग्नेशन का अपना फैसला वापस ले लिया। जिसके बाद एक बार फिर पार्टी में अजीत पवार के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। शरद पवार के यूटर्न के बाद एक बार फिर एनसीपी के अपर रैंक्स में रीशफलिंग कर दी गई, जिसके तहत सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के ज्वाइंट वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया। वहीं अजीत पवार को पार्टी में कोई खास रोल ऑफर नहीं किया गया। उस समय तर्क ये दिया गया कि अजीत पवार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में काम करते हुए ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, ऐसे में पार्टी उनका वर्कलोड नहीं बढ़ाना चाहती। जबकि इसी बीच अजीत पवार की ओर से ये पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहने के बजाय पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं और यहीं से ये सारा घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। जुलाई 2023 जुलाई का महीना शुरू होते ही महाराष्ट्र में एक तरफ से फिर से वही एक्शन रिप्ले देखने को मिला जो अक्टूबर 2019 में देखने को मिला था। अजीत पवार ने एनसीपी के अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बीजेपी लेड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में शामिल होने की घोषणा कर दी। यही नहीं, 8 अन्य एनसीपी लीडर्स के साथ मिलकर उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ भी ले ली। इसके बाद अजीत पवार को एक बार फिर डिप्टी सीएम पद मिल गया। इसके बाद से ही शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच मीडिया स्टेटमेंट्स के थ्रू ही क्रॉस फायर का सिलसिला शुरू हो गया, जहां हर कोई अपने साथ मेजॉरिटी एनसीपी एमएलएज होने का दम भरता दिखाई दे रहा था। ऐसे में सबके दिमाग में यही प्रश्न था कि क्या इस बार भी अजीत पवार एक और यू टर्न लेंगे। लेकिन जल्द ही अजीत ने यह साफ कर दिया कि इस बार वो पक्का फैसला करके आए हैं और यहीं से 1999 में बनी एनसीपी के बिखराव की कहानी शुरू हो गई। क्योंकि अगर बदलती परिस्थितियों को सही से पढ़ा जाए तो ये समझ आता है कि इस बार अजीत पवार पूरी तैयारी करके आए हैं। यूं तो ये सारा घटनाक्रम देख के लगता है कि ये खेल अभी लंबा चलेगा, लेकिन इस घटनाक्रम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसके पीछे छिपे कारण है।
क्योंकि राजनीति और शतरंज दोनों में ही कोई भी चाल बिना किसी कारण के नहीं चली जाती। ऐसे में एनसीपी में हुई उठापटक के इस पूरे एपिसोड के बीच 2 कारण बताए जा रहे हैं और ताज्जुब की बात है कि ये दोनों ही कारण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, अगर आपने बचपन में ताश के पत्तों से महल बनाया है तो आप जानते होंगे कि उसका हर एक हायर लेवल बनाना और उसे नीचे वाले लेवल पर बैलेंस रख पाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक बढ़ता लेवल उस पूरे महल की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में एक नया चैलेंज साबित होता है। एक हवा के झोंके मात्र से पूरा महल ढह जाता है और हमें देश में बहुत जगह ऐसे ही ताश के पत्तों से बने महल देखने को मिलेंगे। और ये ताश के महल हैं देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और उनमें फैली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिन्हें अगर आप जोड़ कर देखें तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। अब जैसे कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद जब उनके बेटे अखिलेश यादव ने नेतृत्व संभाला तो उसके कुछ समय बाद ही अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच पार्टी के कंट्रोल को लेकर खींचतान शुरू हो गई, जिसके चलते शिवपाल यादव ने तो अपनी अलग पार्टी बनाने का भी निर्णय ले लिया था। हालांकि वक्त के साथ शिवपाल ने अखिलेश की पॉलिटिकल लीडरशिप तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब भी दोनों के रिश्ते तल्ख हैं। इसी तरह अगर हम बिहार की ओर रुख करें तो हम पाएंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान की डेथ के बाद उनकी पार्टी के कंट्रोल को लेकर भी उनके बेटे चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच भी ऐसी ही कड़वाहट सामने आई। इसके बाद एलजेपी भी चिराग और पशुपति कुमार के बीच 2 अलग अलग भागों में बंट गई। कुछ ऐसी ही खबर कुछ समय पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी आ रही थी, जब लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने सामने थे और दोनों ही आरजेडी पर अपना एक छत्र वर्चस्व चाहते थे। वहीं चाहे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद पार्टी की कमान उनके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंपने की बात हो, या बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद उनकी गद्दी उनके भतीजे आकाश आनंद को देने की बात हो, दोनों ही पार्टीज में समय समय पर इसके विरोध में आवाज उठाई जाती रही है। इंडियन पॉलिटिक्स को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में जब भी पावर बैटन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच ट्रांसफर होता है तो अक्सर ऐसी टसल देखने को मिलती है, और ये कोई आज की बात नहीं है बल्कि हमेशा से ऐसा हो रहा है। उदाहरण के लिए कांग्रेस का इतिहास उठाकर भी देख सकते हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के हाथों में जाती कांग्रेस में भी विभाजन देखने को मिला था। इसी तरह जब लेट 1990s में सोनिया गांधी ने नेशनल पॉलिटिक्स और कांग्रेस में अपना कदम रखा, तब भी कांग्रेस में इसका विरोध देखने को मिला। और जैसा हमने आपको बताया कि शरद पवार ने भी उसी दौर में एनसीपी का गठन किया, वहीं अभी इस बात को भी बहुत समय नहीं हुआ है जब कांग्रेस के भविष्य और इसमें राहुल गांधी की लीडरशिप के विरोध में कांग्रेस के अंदर ही G23 ग्रुप उठ खड़ा हुआ था। यही नहीं, शिवसेना में भी बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच भी ऐसा ही पावर टसल देखने को मिला था। इसके चलते राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया। ऐसे में एनसीपी के करंट क्राइसिस को भी इसी इंटरजेनरेशनल पावर बैटन ट्रांसफर से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां शरद पवार के पार्टी के अध्यक्ष पद से रिजाइन करने और फिर यू टर्न लेने और उसके बाद पार्टी में अजीत पवार को कोई रोल ऑफर करने के बजाय अपनी बेटी सुप्रिया सूले को पार्टी में आगे रखने को इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो रेजिग्नेशन को लेकर शरद पवार के रिवर्सल के पीछे भी यही कारण था कि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर था कि उनके जाते ही अजीत पवार सुप्रिया सूले को साइडलाइन करके पार्टी टेक ओवर कर सकते हैं। तभी अजीत पवार बार बार शरद पवार के रेजिग्नेशन को पब्लिकली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब शरद पवार ने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया तो कहीं ना कहीं इस सब में अजीत पवार के मन में विरोध के बीज बो दिया है, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। यही कारण है कि अगर आप शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार के साथ गए एनसीपी लीडर्स की लिस्ट पर गौर करें तो आप पाएंगे कि उसमें छगन भुजबल, सुनील तटकरे, दिलीप वालसे पाटिल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नाम शामिल हैं, जो कि शरद पवार के ही क्लोज एसोसिएट्स माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो एनसीपी में इस बगावत का एक बड़ा कारण ये भी है कि अजीत पवार के साथ ये सभी एनसीपी लीडर्स कांग्रेस और खासतौर पर शिवसेना के साथ अलायंस बनाने जाने को लेकर खुश नहीं थे और वो अपने दम पर एनसीपी को इंडिपेंडेंटली आगे ले जाना चाहते थे, जहां उनका मन था कि इस अलायंस से हमेशा के लिए एनसीपी को महाराष्ट्र में एक बैकसीट झेलनी पड़ेगी। ऐसे में उन्होंने अपना और पार्टी के भविष्य को सुप्रिया सूले के बजाय अजीत पवार के हाथों में सुरक्षित समझा। इसी के चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच ताश के पत्तों के इसी महल को और ऊंचा उठाने में जिस तरह बाकी डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कतें आ रही हैं, वही किस्सा शायद एनसीपी का भी है।
जो अपनी ही अंतर कलह से परेशान है। मगर इस सब के बीच ही कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के इस पूरे खेल का एक दूसरा एंगल भी है, जिससे शरद पवार और अजीत पवार के बीच शतरंज की ऐसी बिसात जमी है जिसमें असल खेल कोई और ही खेल रहा है। और कौन है वो तीसरा खिलाड़ी, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चेस के गेम पर ध्यान दें तो इसमें अक्सर वजीर या क्वीन को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल वो वजीर ही है जो हर दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके बाद अगर आप सबसे स्ट्रॉन्ग चेस पीस की बात करेंगे तो लोग हाथी या रूक या फिर ऊंट या बिशप का नाम लेते हैं। मगर इस सब के बीच वो नाइट या घोड़े के बारे में भूल जाते हैं, जो उनके प्रॉपर लीनियर मूवमेंट से दूर अपने ढाई घर की चाल के दम पर घात लगाए बैठा होता है। और इसी नाइट को लेकर अगर आप जरा सी अपनी सावधानी हटाएंगे तो दुर्घटना घटने के पूरे चांसेस हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र के इस पूरे गेम में वो डार्क नाइट ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी लेड गवर्नमेंट के इशारे पर ढाई घर की चाल चल रही है, जिसके कारण ही सावधानी बरतते हुए सभी एनसीपी लीडर्स स्टेट बीजेपी लेड गवर्नमेंट में शामिल हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और एनसीपी की इस पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स के शतरंज के खेल में असली खेल सेंट्रल लीडरशिप में बैठी बीजेपी खेल रही है, क्योंकि बीते हफ्ते महाराष्ट्र बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट में शामिल हुए एनसीपी के अजीत पवार और उनके समेत छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। इनमें से कोई जमानत पर है तो किसी को सजा मिल चुकी है, जबकि कुछ पर केसेस पेंडिंग है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले अजीत पवार के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए लोन में इरेगुलरिटीज के आरोप हैं, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, इसी मामले में ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। हालांकि सितंबर 2020 में ईओडब्ल्यू ने स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हुए कहा कि अजीत पवार के खिलाफ करप्शन के कोई एविडेंस नहीं मिले। उसके बाद ईडी ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने ईडी की आपत्ति ये कहते हुए खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार यदि ईओडब्ल्यू ने केस बंद कर दिया है तो ईडी भी आगे जांच नहीं कर सकती। साथ ही यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार थी, मगर इससे पहले कि स्पेशल कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला देता, महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और बीजेपी की सपोर्ट से एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बना ली। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में अपना स्टैंड बदलते हुए अक्टूबर 2022 में ये कहा कि वह अजीत पवार के खिलाफ जांच जारी रखना चाहती है, जो अभी भी जारी है। हालांकि इस मामले में ईओडब्ल्यू ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की, मगर इसी बीच ईडी ने अप्रैल 2023 में कोर्ट में अपना आरोप पत्र दायर कर दिया, जिसमें बैंक से लोन लेने वाली चाइनीज कोऑपरेटिव को खरीदने वाली कुछ कंपनी में अजीत की भूमिका का ईडी के आरोप पत्र में बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया था। इसी तरह जब अजीत पवार कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज और विदर्भ इरिगेशन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे, तब इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में उन पर घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके बाद फाइल्ड पीआईएल्स के आधार पर महाराष्ट्र एसीबी ने इस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच शुरू की। हालांकि 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ 3 दिन की सरकार बनाने के बाद एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि रिपोर्ट को अभी भी कोर्ट ने मंजूर नहीं किया, जबकि बीच में एनसीपी शिवसेना गवर्नमेंट के दौरान एक बार फिर बीजेपी लीडर्स द्वारा अजीत पवार के खिलाफ इस मामले की जांच एक बार फिर शुरू कराने की मांग उठाई जाने लगी थी। वहीं अजीत पवार के साथ एनसीपी छोड़कर इस ओर आए हसन मुश्रीफ भी 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर हैं। हसन के खिलाफ सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मुंबई में ईडी में जांच चल रही है। मुंबई की विशेष कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी दलीलों में मुश्रीफ ने कहा था कि उनके खिलाफ केस एक साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ईडी मामलों में शामिल करने की जानबूझकर कोशिश की गई है। और सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ईडी का उपयोग राजनीतिक बदला लेने और नुकसान पहुंचाने या राजनीतिक करियर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है। मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत बढ़ा दी, जैसे पिछले हफ्ते इस 11 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। इसी केस में ईडी उनके तीनों बेटों के खिलाफ भी जांच कर रही है, जिनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरह अगर हम छगन भुजबल की बात करें तो 2006 की 3 प्रोजेक्ट्स में 100 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके देने में एलिज्ड इरेगुलरिटीज की जांच करते हुए
एंटी करप्शन ब्यूरो ने भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया था। तब भुजबल राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन, अंधेरी में नया आरटीओ ऑफिस और मालाबार हिल में एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए चमनकर डेवलपर्स को ठेके दिए गए थे। यही नहीं, ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए भुजबल के खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया है। इसके सिलसिले में उन्हें अरेस्ट किया गया और भुजबल को 2 साल जेल में रहना पड़ा, जबकि 2017 में उन्हें बेल दे दी गई। जब सितंबर 2021 में राज्य में एनसीपी और शिवसेना लेड गवर्नमेंट थी, तब एक स्पेशल कोर्ट द्वारा भुजबल और अन्य को इन केसेस से बरी भी कर दिया गया। जबकि इसी साल जनवरी में एक बार फिर स्पेशल कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी गई, जो अभी भी पेंडिंग है। यही नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी में करप्शन से जुड़े एक केस में भी एसीबी ने भुजबल के खिलाफ एक केस फाइल किया हुआ है, जो कि स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में इस बात को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि अजीत पवार और उनके साथियों के खिलाफ पेंडिंग इन सभी केसेस की वजह से उन पर एनसीपी और कांग्रेस कोalition को छोड़ बीजेपी में शामिल होने का दबाव था। आफ्टर ऑल, अभी बीते हफ्ते ही भोपाल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने करप्शन और उसे करने वालों के खिलाफ हार्श एक्शंस की बात की थी। तो क्या इन हार्श एक्शन से बचने के लिए ही अजीत पवार अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए हैं? क्योंकि यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले जब 2019 में अजीत पवार केवल 48 घंटों के लिए बीजेपी के साथ आए थे, तब उन पर चल रहे 9 केसेस को एक झटके में बंद कर दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले भी देश भर में विपक्ष ईडी के प्रो गवर्नमेंट स्टैंड और ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ उसकी संदिग्ध भूमिका को लेकर प्रश्न उठाता रहा है। उसकी ओर से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स और ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही ईडी द्वारा कार्यवाही की जाती है, और कैसे दल बदल करके बीजेपी में आ जाने के बाद ईडी की यह कार्यवाही एकदम से बंद हो जाती है। अब इन आरोपों में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो डीप एनालिसिस का विषय है। लेकिन इस सब के बीच भी जो एक बात साफ है वो ये कि एनसीपी में शुरू हुआ बवंडर अभी जल्द शांत होता नहीं दिखाई दे रहा। मगर इसी बीच शतरंज के इस खेल में एक पैरेलल गेम और देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा अजीत पवार को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि लगभग 1 साल पहले एकनाथ शिंदे अपने साथ शिवसेना के 40 विधायक लेकर बीजेपी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस गुट के बीच खींचतान देखी जा रही है। इसका कारण ये था कि महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में एकनाथ शिंदे की पार्टी से ऑलमोस्ट 3 टाइम एमएलए होने के बाद भी सीएम पद शिंदे को दिया गया। यही नहीं, मंत्रिमंडल में भी शिंदे गुट के विधायकों को प्रायोरिटी मिली, जिससे बीजेपी के ग्राउंड लेवल वर्कर से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सभी को निराशा ही मिली। वहीं इसके बाद से ही बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच बढ़ती दूरियों की खबरें सामने आती रही हैं। जहां एक और इस कोalition गवर्नमेंट में बीजेपी खुद को बिग ब्रदर की तरह प्रोजेक्ट करती देखी जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे खुद को एक पपेट सीएम के बजाय रियल बॉस की तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश में थे। 2024 के जनरल इलेक्शंस में दोनों के बीच सीट्स के बंटवारे और पार्टी इनडिसिप्लिन को लेकर भी खटपट की खबरें आती रही। लेकिन इस पूरे खींचतानी का क्लाइमैक्स हमें तब देखने को मिला जब बीते महीने 13 जून को महाराष्ट्र में वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया, जिसमें एकनाथ शिंदे को पब्लिक के बीच देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा पॉपुलर बताया गया। इसी के साथ एक टैगलाइन के जरिए नेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को पॉपुलर बताया गया। ऐसा करके एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को साइडलाइन करके एकनाथ शिंदे को ही फिर से सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। जाहिर है ये कोशिश एकनाथ शिंदे गुट की ओर से की गई थी। इसके ठीक बाद उसी दोपहर कोल्हापुर में ऑर्गेनाइज हुए गवर्नमेंट प्रोग्राम में एकनाथ शिंदे तो शामिल हुए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि इसके पीछे फडणवीस ने कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स का हवाला दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फडणवीस इसी पोस्टर विवाद की वजह से एकनाथ शिंदे से नाखुश थे। यहाँ तक कि मामले को तूल पकड़ता देख बीजेपी को अपने वर्कर्स के लिए गैग ऑर्डर तक रिलीज करना पड़ा। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उनके फ्यूचर एम्बिशंस को कंट्रोल करने के लिए ही एक बार फिर अजीत पवार और उनके दल को बीजेपी की ओर से शायद वही ऑफर मिला है जो साल भर पहले एकनाथ शिंदे को मिला था, यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ सीएम पोजीशन और उनके साथियों को कैबिनेट में जगह। तभी आप देखें तो सरकार में शामिल होते ही अजीत पवार और उनके 8 सहयोगी छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मो बाबात्रम, अदिति तटकरे, संजय बंसोड़े,
और अनिल पाटिल को भी पार्टी में शामिल होते ही शपथ दिलवा दी गई है। हालांकि अभी अजीत पवार डिप्टी सीएम ही हैं, लेकिन उनकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। लेकिन ये बात अजीत पवार भी जानते हैं कि एनसीपी में रहते हुए उन्हें सीएम पद कभी ऑफर नहीं होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे का एग्जाम्पल देखते हुए वो फ्यूचर में इस कोalition से सेम ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अब अपने दल के साथ अजीत पवार के इस गवर्नमेंट में शामिल हो जाने से एकनाथ शिंदे का वर्चस्व कम होता साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अब बीजेपी को महाराष्ट्र में बने रहने के लिए एकनाथ शिंदे और उनके दल की जरूरत नहीं है। साथ ही जिस तरह ठाकरे फैक्शन की ओर से फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट केस की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार एकनाथ शिंदे गुट पर लटक रही है, उसे देखते हुए बीजेपी ने अजीत पवार को अपनी तरफ लेकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार को भी एक सेफगार्ड दे दिया है। एट द सेम टाइम शिंदे और अजीत पवार गुट के लिए बीजेपी ने एक तरह से कैरेट एंड स्टिक स्ट्रेटजी का यूज किया है, जिसमें दोनों के सामने सीएम की पोजीशन और गवर्नमेंट में बने रहने का कैरेट और बीजेपी को कमजोर समझने और अपने पॉलिटिकल टैंट्रम्स दिखाने के बदले एक छड़ी यानी स्टिक तैयार देखी जा सकती है। दोस्तों, ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र में चल रहा ये चेस गेम क्या मोड़ लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि राजनीति के असली चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि आज शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही ओरिजिनल एनसीपी और एमएलएस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। साथ ही इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि हो सकता है शरद पवार के पास अभी भी कोई ऐसी चाल बाकी हो जिसे राजनीतिक पंडित समझ नहीं पा रहे हों। ऐसे में ये तो समय ही बताएगा कि कौन सा पवार अपनी पावर स्टैब्लिश कर पाता है। हालांकि इस बात को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता कि अजीत पवार एक बार 2019 की तरह ही यू टर्न लेकर शरद पवार के खेमे में वापस लौट आए। इस सब के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।